मे बी यूर अदरवाइज वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसके बेसिस पे बेटे हम कुछ डिस्कशंस कर रहे थे रिलेटेड टू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, स्पेशली फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 15 जो है एग्जैक्टली अगर मैं बेटे बोल दूं स्टेटमेंट पार्ट, व्हाट डज दैट रिवील इज दैट बेटा illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it the violation of the principle of conservation of energy? ये उन्होंने क्वेश्चन में सारे पैरामीटर्स आपको पूछे हुए हैं। तो आइए बेटे डिस्कस करना स्टार्ट करें। इमेजिन करिए दिस इज द रिजिड सपोर्ट, और इस रिजिड सपोर्ट से आपने विद द हेल्प ऑफ ए हुक एक पेंडुलम बॉब को कुछ इस तरीके से सस्पेंड कर रखा है। दिस इज द पेंडुलम बॉब ऑसिलेटिंग एट द बॉटम। आप इसको एक साइड की तरफ ले जाते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं रादर, एंड देन यू रिलीज एंड यू जस्ट ड्रॉप इट, रिलीज इट यू कैन से रादर। तो रिलीज करने पे आपका जो बॉब है इट विल बी स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन दिस मैनर, दैट इज दिस बीइंग द मीन पोजीशन, it will go to the extreme position, it will be back to the mean position, and again it will be individually over here. इसको बोल देते हो आप वन ऑसिलेशन। ये आपका मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां से आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक चले गए, बैक टू द मीन, देन टू द अदर एक्सट्रीम, देन बैक टू द मीन पोजीशन। We call this as one oscillation. अब बेटे एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके ऑब्जेक्ट की जो बेटे काइनेटिक एनर्जी है ये बेटा जीरो के बराबर होती है। पोटेंशियल एनर्जी दिस इज मैक्सिमम। लेकिन जब आप बात करोगे मीन पोजीशन की, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज हाइट ग्राउंड लेवल से नहीं है, दैट विल बी जीरो। और फर्दर मोर इसके बाद जो सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन है, जीरो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम एट दिस पोजीशन बेटा। अब उन्होंने सेकंड पार्ट में आपको कहा था, पहला तो आपका पॉइंट था बेटा illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw the pendulum to one side and allow it to oscillate. We will say that when we will be shifting it to one side, energy in the form of potential energy stored in the bob, and from here when we release this bob, it gains kinetic energy and its potential energy starts decreasing. When it reaches the mean position, the kinetic energy it becomes maximum and the potential energy it becomes zero beta. So whole of the potential energy that has been converted into the kinetic energy, and this process will get repeated as such. इसके बाद उन्होंने साथ ही साथ पार्ट में पूछा है why does the bob eventually come to rest? जब आपका बॉब सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेट करेगा बेटे, बार बार ऑसिलेट करेगा, तो एयर के साथ इसका फ्रिक्शन होगा। एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से इट विल स्टार्ट लूजिंग एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली, और विद द कॉन्टिन्यूअस लॉस ऑफ एनर्जी आपके बॉब के पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड रादर टोटल एनर्जी ये फॉल कर जाएगी, कम पड़ जाएगी। And with the passage of time, due to the repeated air friction with the air by the bob, आपके बॉब की टोटल एनर्जी कम होती जाएगी। एक स्टेज आएगी कि इसकी एनर्जी जीरो रह जाएगी और आपका बॉब जो है दैट विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट। देन आपको पूछा गया है व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी इवेंचुअली? द होल ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉब
that has been lost in overcoming the resistance offered by the air during the motion of the bob or the oscillations of the bob. And fourth part में आपको कहा गया है, is it a violation of the conservation of energy? We will say that no, it is not at all the violation of the conservation of energy. The energy which is being lost over here, that appears in the form of frictional force, maybe that frictional force generating some sort of friction between the outer surface of the bob and the air, and due to that a slight change in the temperature of the outer surface of the bob may be there, and sometimes some of the energy is lost in the form of the sound. When the bob oscillates, a very faint sound may be produced over there. So in this way there is no violation of the principle of conservation of energy at all बेटा. तो ये आपका 15th क्वेश्चन था बेटा. आपने गुड बेटे, गुड, वेरी गुड, आपको समझ आ गया, बड़ी अच्छी बात है. क्वेश्चन नंबर 16 बेटे. 16th प्रॉब्लम है, an object of mass small m is moving with constant velocity. How much work should be done on the object in order to bring it to rest? ऑलरेडी v वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी आप इसको रेस्ट पे लेके आना चाहते हैं 0 है. तो बेटे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 1/2m v² के बराबर, बिकॉज ये v है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसका पुत्र 1/2m 0 का स्क्वायर, ये 0 ही रह जाएगा क्योंकि वेलोसिटी है नहीं. बिल्कुल ठीक बेटा, गुड. और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, बात एक ही है. इतनी चेंज आ जाएगी. और आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बेस्ड अपॉन द वर्क एनर्जी थ्योरम. सो इतना वर्क आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u टू द रेस्ट पोजीशन बेटा. सो ये इसको आप इस तरीके से थोड़ा देख सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. देन 17, क्वेश्चन नंबर 17, calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kilogram moving with a velocity of 60 kilometer per hour. कार है, मास इसका 1500 किलोग्राम है, 60 इट इज किलोमीटर पर आवर. इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, किलोमीटर पर आवर. करना क्या है? कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप दिस कार. इस कार को रोकना चाहते हैं हम. फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होनी चाहिए. इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना नहीं भूलना, अदरवाइज हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आएगा. आइए इसको देखें, कैलकुलेट करके देखें और फिर हम देखें कि कितनी वेलोसिटी आ रही है. 60 into 5/18 और ये 50/3 मीटर पर सेकंड. जरा चेक करिएगा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट. जस्ट मल्टीप्लाई बाय 5/18 टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड. डू यू गेट दिस फिगर और नॉट, ऑल ऑफ यू बेटा? गुड, वेरी नाइस. सो हमें करना क्या है? कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड. ओके बेटे, ठीक है. आपको वर्क डन निकालना है कार को रोकने के लिए. वर्क डन जो है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम. इट विल बी 1/2m v² माइनस 1/2m u². जो चीजें कॉमन निकाल सकते हो कॉमन निकाल लो, ये आ जाएगा. And it will be 1/2m mass 1500 kg 0 50/3 इसका स्क्वायर. जस्ट इसको कैलकुलेट कर लेंगे बेटा और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा. वेरी नाइस बेटे, दिया ने निकाल दिया है आंसर. दिया एक बार लिख दो दोबारा फिर से, कितना आ रहा है?
28,333, वेरी गुड बेटे। 28,333 नेगेटिव में आ रहा है, 208 है, सॉरी, ठीक है, 208 एंड 333.3 इतना जूल्स में वर्क डन है, इतना वर्क डन आपको, गुड बेटे, गुड कैलकुलेशन ऑन योर पार्ट, इतना आपको वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस मूविंग कार विच इज हैविंग ऑलरेडी सम इनिशियल वेलोसिटी given to be 60 km/h as per the numerical statement part. Then bete problem number 18, interesting question है, in each of the following फिगर आपको दिए हुए हैं 2-3, मैं बना देता हूं। पहले आपको एक उन्होंने एक ब्लॉक सा बना के दिया हुआ है, I will try my level best to draw this block as such, it is A। बी पार्ट में अगेन आपको ये क्यूबॉइड दे रखा है बच्चों, और इस क्यूबॉइड को आपने करना क्या है वो बताएंगे क्या करना है, वी विल लुक इनटू इट। तीसरी बार फिर यही क्यूब, और बच्चों क्यूब को आपने क्या करना है, लेट अस वेट एंड वॉच, दिस इज सी पार्ट। ये आपके पास बेटे आपका जो है डायग्राम है। पहले डायग्राम में उन्होंने फोर्स इधर को लगा के आपको बता रखा है एफ, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, इधर फोर्स अप्लाइड ये है, एंड डिस्प्लेसमेंट आपका इस केस में इधर को है। तीसरे केस में फोर्स इधर एंड डिस्प्लेसमेंट आपका जो है ये इस तरफ है। अब आइए स्टेटमेंट को पढ़ें, वो क्या कहना चाहते हैं, हमें कौन सी चीज आपको वर्कआउट करने के लिए कहते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस ऑल, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम आपके पास है। आइए देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स a force F acting on the object of mass small m, mass small m आप लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट है ये कोई किसी भी फॉर्म में है। The direction of the displacement is from west to east shown by the longer arrow, डायरेक्शन उधर को दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की तीनों में आपको डायग्राम्स में। Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. Very very interesting, आप करिए, गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे स्टूडेंट्स करिए बेटा, 1 मिनट लगाइए सारे बच्चे। तीनों केसेस में ए बी सी, ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना, ऑल ऑफ यू बेटे, सारा कुछ आपके सामने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटे, मैं भी लिख देता हूं, आप जरा कर ही लिया है आपने, अब करना तो रह नहीं कुछ भी गया। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री का, और इस 90 डिग्री की वजह से आपका जो वर्क डन है इट इज जीरो, पहले केस में। दूसरे केस में जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट, थीटा आपका बच्चों 0 डिग्री, वर्क डन एफ एस कॉस 0, इट इज W इज इक्वल टू एफ एस एंड इट इज पॉजिटिव वर्क डन। तीसरे केस में फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट उधर, दोनों में एंगल बन गया 180, थीटा जब आपका 180 होता है, वर्क डन एफ एस कॉस 180, ये -1 हुआ करता है, माइनस एफ एस, दिस इज द मिनिमम वर्क डन, और आप इसको नेगेटिव वर्क डन भी कह सकते हैं, मिनिमम 0 से भी कम है ये। सो इन दिस वे आप अपने इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। गुड बेटे गुड, आपको समझ आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है, नाइस। देन क्वेश्चन नंबर 19, ये 18th था बेटा, 19th है, ठीक है बेटे ठीक है, वेरी गुड मिलन।
19th है, Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Why? रिपीट कर रहा हूं बेटा. यस 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 बेटे, काफी बच्चों ने सॉल्व भी किया है. हाँ जी बेटे, ठीक है जी, ठीक है. द चाइल्ड इज राइट. यस, वी डू एग्री, बिकॉज व्हेन इट इज सेड दैट नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट बेटा, तो मे बी की रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो दिया हुआ हो, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट बेटा acceleration of an object can be zero if even several forces are acting on it, provided the resultant force F जो है, F resultant आप ऐसे लिख सकते हो, F resultant आपका जीरो होना चाहिए. इंडिविजुअली जितनी मर्जी फोर्सेस एक्ट करती जाएं, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स अगर वो जीरो है, देन ऑटोमेटिकली उसकी बात सही है. देन क्वेश्चन नंबर 20th पार्ट है, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय द 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच. आप तो बड़े अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं बेटे, वेरी नाइस, ऑल एप्रिसिएशन फॉर यू ऑल. कहीं ऐसे पेपर में भी आप कर दो तो आपका नंबर कोई कटे ना. वेरी गुड. 250 नहीं 500 वॉट के 4 डिवाइसेस हैं. पावर 500 वॉट, नंबर ऑफ डिवाइसेस 4, टाइम फॉर विच दे आर वर्किंग 10 आवर्स. 10 आवर्स के लिए वर्क कर रहे हैं ये. बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. देख लीजिए इधर भी थोड़ा सा. एनर्जी कंज्यूम्ड बेटे होती है पावर इनटू टाइम, प्रोवाइडेड पावर आपकी जो है किलोवाट्स में हो और टाइम आपका आवर्स में हो. यहां पे आपके पास नंबर ऑफ डिवाइसेस 4 हैं, N4 है, हर एक की पावर 500 वॉट है. इसके किलोवाट बना लिए. 10 आवर्स के लिए ये वर्क कर रहे हैं. 1 2 3 1 2 3, तो एनर्जी कंज्यूम्ड आ गई 20 किलोवाट आवर्स, या आप इसको 20 यूनिट्स भी कह सकते हैं. सो इन दिस वे बेटा, बिल्कुल ठीक, राइट, ओके. देन आइए नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर ये 21 है हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? So ठीक है बेटे, ठीक कह रहे हो आप. नहीं बेटे, जब वो ग्राउंड पे गिर जाएगा तब पूछा हुआ है. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. ये देखिए, ये चौक का पीस है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं. जब ये हैंड पे गिर गया, गिरने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या हुआ, ये उन्होंने पूछा है. तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली जीरो हो जाएगी जैसे आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी गई कहां? बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. देन वेयर डज इट दिस एनर्जी गो और इन विच फॉर्म इट विल अपीयर? ध्यान से सुनिएगा, सब ठीक लिख रहे हैं, सुन लीजिए मेरी भी बात. द मोमेंट this object will fall on the ground, some energy will appear in the form of the sound produced when the object falls on the floor. उसका कुछ हिस्सा काइनेटिक एनर्जी का साउंड में निकल जाएगा. अगर आपका जो ग्राउंड है वो सीमेंटेड नहीं है, कच्चा फ्लोर है, ठीक है जी, तो उस पे एक थोड़ा सा पिट बन जाता है, लोकलाइज्ड सा, डिस्प्लेस हो जाती है सॉइल. तो वहां पे जो है डिफॉर्मेशन इन द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हो जाएगा. और अगर सीमेंटेड फ्लोर है, हो सकता है कि इस सरफेस को डिफॉर्मेशन की बजाय आपका ये वाला ऑब्जेक्ट अगर हार्ड है, ये बाउंस बैक कर जाए और फिर गिरे, फिर बाउंस बैक करे, फिर गिरे, तो रिपीटेडली साउंड एनर्जी की फॉर्म में ये एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी. अगर
ये बाउंस बैक नहीं करेगा, तो इसमें भी डिफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे ये चौक का पीस है, अगर मैं गिरा दूं इसको सीमेंटेड फ्लोर पे, तो इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाया करते हैं, ये खुद डिफॉर्म हो जाएगा, तो डिसिपेट हो जाएगी इसकी सारी एनर्जी। सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द एक्सरसाइज। अगर सारे बच्चों को क्लियर है तो मुझे बता दीजिए। आई हैव 2 or 3 मोर प्रॉब्लम्स डिफरेंट फ्रॉम द एक्सरसाइज फॉर यू। एक बार मुझे बता दीजिए, सबको क्लियर है बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो एक दो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के बिना, और आइए देखें, इनको डिस्कस करें। व्हाट द टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज एंड व्हाट इज आस्क्ड फ्रॉम अस इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आइए देखें जी बेटे। तो आई वाज हैविंग फ्यू प्रॉब्लम्स फॉर यू इनमें। यस 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 यस, क्वेश्चन नंबर 1 बेटे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कह लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 300%। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल is increased by 300%। कहा क्या गया है आपको? कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। सो बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप 2 मिनट लेना चाहते हो तो बताइए, आपको 2 मिनट दे दूं, अदरवाइज मैं सॉल्व, चलिए मैं ही करता हूं, आप फिर आपको और लिखवा देता हूं। सॉल्यूशन इसका समझिए जरा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज दिया हुआ है, मोमेंटम का इंक्रीज आपको निकालना है। इट मींस डायरेक्टली दैट आपको काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करने को कहा गया है। हाँ जी बेटे, आइए देखते हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। आपने किया था काइनेटिक एनर्जी E p² ऑन अपॉन 2m के बराबर हुआ करता है, और बिकॉज आपको मोमेंटम निकालना है, आप इसको ऐसे लिखिए, p² इज इक्वल टू 2me एंड p इज इक्वल टू √2me, ऐसे लिख लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी जब 300% आप इंक्रीज कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? न्यू काइनेटिक एनर्जी E डैश, दिस इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस 300% ऑफ E, ये है। और हाँ जी बेटे, हाँ जी, ये लो, इसके बराबर आ गया E डैश E प्लस 300/100 ऑफ E, ये आपके पास आ गया E डैश, नई काइनेटिक एनर्जी E प्लस 3E, दिस इज 4E। सारे बच्चे चेक करिए, यहां तक क्लियर है सबको? ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, गुड, बहुत बढ़िया। अब न्यू मोमेंटम P डैश कह देते हैं, क्योंकि एनर्जी को E डैश कहा है। इट इज 2me डैश, ऑल अंडर द रूट आ जाएगा जी। E डैश की ये वैल्यू यहां पुट करिए, P डैश, दिस इज 2m, E डैश को मैंने लिखा 4E, ऑल अंडर द रूट। और बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना नहीं भूलिएगा, जो ये आपके पास था, P इज इक्वल टू 2me। इसको 4 को मैं बाहर एडजस्ट कर लेता हूं, P डैश 4 को जब आप रूट से बाहर निकालोगे 2 आ जाएगा, ये 2me ऐसे ही रह गया। एक मिनट, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। इसको आप P लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, P डैश इज इक्वल टू 2P। बच्चों,
स्टेटमेंट को अगर ध्यान से पढ़ो तो आपको उन्होंने परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम निकालने को कहा है। तो आइए मैं परसेंटेज चेंज निकालने के लिए थोड़ा शॉर्टकट एक तरीका आपको बता रहा हूं, नोट करिएगा बेटे। इस P डैश को मैं इधर ले जाता हूं, आई विल गेट P डैश अपॉन P, दिस इज इक्वल टू 2। बेटे परसेंटेज की जब भी आप बात करते हो, परसेंटेज का मतलब होता है चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। फिर से सुनिएगा, परसेंटेज चेंज जब किसी भी चीज में आप निकालते हो उसका मतलब होता है कि चेंज इन दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये बनाने के लिए मैं दोनों तरफ 1 से माइनस कर देता हूं अपनी तरफ से। P डैश बाई P माइनस 1 इज 2 माइनस 1। इससे क्या होगा फायदा हमें, आइए देखें। आपके पास आ जाएगा P डैश माइनस P अपॉन P ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, उधर 1 आ जाएगा। इसको अगर आप देखो तो ये चेंज इन द मोमेंटम बन गया डेल्टा P डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मोमेंटम P, दिस इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ डियर चिल्ड्रन 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज चेंज आ जाएगी। परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिस इज इक्वल टू 100% बेटा। इस तरीके से आपने निकालना है। ये दो स्टेप्स बड़े क्रूशियल हैं बेटा। ये 1 माइनस इसलिए किया है ताकि आप, हाँ जी बेटे बिल्कुल ठीक है, ताकि आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिख सकें रिजल्ट को। सारे स्टूडेंट्स एक बार देख लो सारे स्टेप्स को, कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो बेटा। ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट ना रह जाए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। गुड बेटे रमनीक और नाइस, बाकी बच्चे भी एक बार बता दीजिए, सबको पता चल गया है तो। P कहां से आया, ये इक्वेशन नंबर 1 से। ये आपका P के बराबर है, इसको मैंने P लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। यहां पे यू आर मेकिंग यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसकी जगह पर आप P लिख रहे हो बेटा। देख लो एक मिनट, कोई बात नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारे कोई पीछे नहीं भागा हुआ। आराम से देखो सारे स्टेप्स को, कोई नहीं पता चलता पूछिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कहीं पे भी दिया इज ट्राइंग टू से समथिंग। दिया बेटे यू आर अनम्यूटेड। तब P डैश माइनस 1 हमने किया, फिर ऊपर जाके उधर P डैश माइनस P हो गया, वो P कहाँ से आया? अरे पुत्र इसका एलसीएम लिया ना हमने, ये देखो P डैश अपॉन P माइनस 1, अगर एलसीएम लोगे P, ये आ गया P डैश माइनस P, राइट दिया? यस सर, यस सर। लवलीना, लवलीना कहाँ गई बेटे? हाँ जी लवलीना बोलिए। सर सेकंड लास्ट स्टेप एक बार एक्सप्लेन कर दो। ये वाला? यस सर। सर डेल्टा P वाला कैसे है? बेटे नया मोमेंटम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, ये आपको दे देता है चेंज इन द मोमेंटम। नया मोमेंटम जो आपने अभी अभी निकाला माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोमेंटम जो पहले था। तो जैसे आप फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम आपको चेंज इन द मोमेंटम दे देगा। चेंज इन द मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम इनटू 100, ये आपकी परसेंटेज चेंज होती है। गॉट इट और नॉट लवलीना? लवलीना बेटा समझ आ गया? दिख नहीं रही स्क्रीन पे, लवलीना कहाँ चली गई अब? लवलीना, लवलीना चलिए बेटे ठीक है, गुड बेटा गुड। सो बेटा विद दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट। एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम मैं आपको करवाना चाहता था, इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके बेसिस पे इसके साथ रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटे। थैंक यू ऑल बेटा। Rest of the things we will take up next week. Thank you all बेटे।